चलो आज की क्लास में हम लोग कुछ गवर्नमेंट स्कीम जानेंगे कि भाई कैसे हमारी गवर्नमेंट के अंडर क्या क्या चीज़ें होती है जिनके थ्रू हमारी सरकार कुछ काम करती है। तो ये मोदी गवर्नमेंट के अंडर कुछ स्कीम चली है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस स्कीम का मेन पर्पज़ क्या है? एक तरीके से हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका अकाउंट नहीं है, तो उन लोगों का अकाउंट खुलवाने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने, जब मोदी 1.0 आया था, मतलब 2014 के आसपास आया था, उस टाइम इन लोगों ने इस स्कीम को लॉन्च किया। तो जिन भी लोगों का बैंक में अकाउंट नहीं है, उन लोगों का बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और ख़ासकर इसमें वो लोग शामिल हैं जो गरीब लोग हैं। और इसका मेन पर्पज़ ये है कि सरकार अपना एक मिशन, जिसे हम कहते हैं जैम, जन धन आधार मोबाइल। देखो, अगर डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना है तो उसके लिए बैंक अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके बिना, बैंक अकाउंट के बिना ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। और डिजिटल इंडिया को इसलिए प्रमोट करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे करप्शन फ्री है, कहीं ना कहीं स्पेस ज़्यादा मिलता है और आप लोगों के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहती है। इसलिए सरकार चाहती है कि सबको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, और इसलिए ये जैम ट्रिनिटी के लिए जनधन आधार और मोबाइल, इन तीनों को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या लिखा है? जन धन अकाउंट। और इसे लॉन्च कब किया गया? अगस्त 28, 2014। और एक इसके अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जिन जिन लोगों का भी अकाउंट नहीं था, उनका अकाउंट इसके थ्रू खुलवाया गया, और इससे हमारे देश में क्या हो गया? फाइनेंशियल इंक्लूजन आएगा। देखो, अगर आपका अकाउंट खुलता है तो साथ में आप लोग सेविंग भी कर सकते हो, अकाउंट खुलता है तो साथ में आप लोग लोन भी ले सकते हो, और अकाउंट खुलता है तो आपके पैसे चोरी होने की भी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो गरीब लोगों को डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी साहूकार पर, इसलिए सरकार ने इसके थ्रू, और सरकार लाई तो इसलिए थी कि भाई इन लोगों को ये बेनिफिट मिल जाए। जैसे आपको देखो, क्रेडिट, रेमिटेंस, इंश्योरेंस। और अभी जब कोविड के टाइम में ना, बहुत सारे लोगों को 500-500 रुपये सरकार ने दिए थे मंथली। उससे क्या होगा? सरकार को ये पता चल जाएगा कि गरीब लोग कौन कौन है, और कहीं ना कहीं उन लोगों को पैसा भी मिल जाएगा। तो ये हमारी सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे सब लोगों के पास फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। समझ आए वाला स्कीम? इसके बारे में लिख लो, ये लिख लेना। एक तो प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च कब हुई? अगस्त 28, 2014, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। निकाल लो कागज़ कलम, बाद में लिखोगे, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हारा मन हो। चलो आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। देखो, इस स्कीम का पर्पज़ ये है, बहुत सारे लोग जो लेबर का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, वो लोग इंडिया के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। देखो, दो सेक्टर होते हैं जहाँ पे आप लोगों को जॉब होती है। एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम करते हो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जिसमें 10 से कम लोग काम करते हो। इसमें कौन आते हैं? रेडी पटरी वाले, छोटी सी अपनी रेडी लगाई हुई है, रिक्शा वाले, ऑटो वाले, ये सब लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अब देखो, ये लोग जब तक काम करते हैं तब तक तो इनकम आती है, लेकिन इनका भी ओल्ड एज आएगा, बुढ़ापा आएगा, तो उस टाइम इनका क्या होगा? इन सब चीज़ों के बेनिफिट के लिए सरकार ने एक पेंशन स्कीम लॉन्च की है कि भैया इन लोगों को भी पेंशन दी जाएगी, और इन लोगों को 3000 पर मंथ मिलेगा। तो सरकार ने अनऑर्गेनाइज सेक्टरों के लिए फ्यूचर में उन लोगों को बेनिफिट मिले, इसके लिए इस स्कीम को चलाया था, और इसका मेन पर्पज़ उनको पेंशन बेनिफिट देना है। ठीक है, इसके लिए इस स्कीम को चलाया था। और ये स्कीम 3000 पर मंथ, जो भी इसको फ़ायदा उठाएगा, लेकिन आपको खुद भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मान लो अगर 1000 सरकार करती है तो 1000 आपको भी करना पड़ेगा, उसके बेस पे सारी चीज़ें होंगी, और ये सब होगा 60 से पहले।
इन केस आपकी बीच में डेथ हो जाती है तो सारा पैसा आपको वापस मिलेगा, जो सरकार ने कंट्रीब्यूट किया वो भी और जो आपने कंट्रीब्यूट किया वो भी पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो इससे इंडिया में कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टरों के लिए सिक्योरिटी या सुरक्षा हो जाएगी फाइनेंस पैसे के लेवल पे। समझ आए? इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया? 2019, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर उसके अंडर ये आती है और मेन काम क्या है? पेंशन का बेनिफिट लोगों को देना, ये इसका मेन गोल है। समझ आए ये वाला स्कीम? याद रहेगा प्रधानमंत्री, देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये स्कीम लॉन्च कब हुई, किस मिनिस्ट्री के अंडर है, इस स्कीम का गोल क्या है? तो गोल सिंपल सा है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑटो ड्राइवर, रैग पिकर्स, उन लोगों को पेंशन देना, ये इसका गोल है। याद रहेगा? तो ये याद रखना किसके लिए, किस गोल के साथ। मेक इन इंडिया ये तुमने देखा ही होगा। तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कमी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने मेक इन इंडिया चलाया है। तो किसी भी देश के अंदर 3 सेक्टर होते हैं। सबसे पहला सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई चीज़ें करते हैं। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो और सबसे ज़्यादा जॉब भी यही सेक्टर क्रिएट करता है। और सबसे लास्ट में सर्विस सेक्टर। देखो इंडिया एक ऐसा देश है जो प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट सर्विस सेक्टर पे चला गया। इस वजह से क्या हुआ, हमारा जो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो डेवलप नहीं हुआ, और ये डेवलप नहीं हुआ इसलिए जॉब भी क्रिएट नहीं हुई। तो हमारे यूथ लोगों के पास जॉब नहीं है, उसका एक कारण क्या है, इंडिया के पास कहीं ना कहीं उसका फाइनेंस या जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो वीक है। आज भी हमारे देश की ज़्यादातर जॉब या तो प्राइमरी सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में, और 50% से ज़्यादा लोग तो यहीं काम करते हैं। इस वजह से प्रॉब्लम होती है। और सर्विस सेक्टर में क्या है, आपके पास हाई स्किल होनी चाहिए तभी आपको जॉब मिलेगी। बिना हाई स्किल के आप जॉब नहीं कर सकते सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर में जॉब करने के लिए आपकी स्किल हाई लेवल की होनी चाहिए। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, आपकी स्किल इतनी हाई लेवल की नहीं चाहिए, आप थोड़ा सा भी स्किल लोगे तो भी काम चल जाएगा। जैसे बल्ब में 2 तार जोड़ने, आपने 2 तार जोड़ दिए, काम हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और इसका पर्पस एक और है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। मतलब हम लोग कोशिश करेंगे जो भी हमारा सामान है उसमें डिफेक्ट जीरो हो, मतलब उसमें फॉल्ट ना हो। ये नहीं चाइनीज़ माल की तरह एक दिन में ख़त्म हो गया। और साथ में जीरो इफेक्ट का मतलब है इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, मतलब पर्यावरण के अनुसार हो। ऐसा ना हो कि हम लोग इसे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना बनाएं, और अगर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनाओगे तो इससे कहीं ना कहीं लॉस भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के सरकार ने गोल भी रखा है कि भैया मेक इन इंडिया के ब्रांड को हम लोग ख़राब नहीं करेंगे, ब्रांड को बनाए रखा जाएगा। मेक इन इंडिया के ब्रांड को एकदम हम एक्यूरेट तरीके से बनाए रखेंगे, उसके बिना उसमें कुछ नहीं होगा। समझ आए? तो सरकार इस पर्पज़ के साथ इस चीज़ को करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। लॉन्च आप लोगों को दिख ही रहा है, सितंबर 25, 2014। पर्पज़ एक ही है, इंडिया को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। और इंडिया अगर दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा तो कहीं ना कहीं सारे लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसी पर्पज़ के साथ सरकार इस स्कीम को लेके आई। समझ आया? क्लियर हुआ? चलें आगे। याद रखना ये सारी इंपॉर्टेंट स्कीम है, सुना भी होगा तुमने, ये सब पढ़ा नहीं होगा बस, कभी पढ़ा भी था। चलिए, स्वच्छ भारत अभियान ये तो सुना ही होगा। तो मोदी गवर्नमेंट की शुरुआत में ही उन्होंने देखा कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्लीन लाइन नहीं रहते या जिनके घर पे टॉयलेट नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार ने उठाई और उसी को ध्यान में रख के सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया। इस मिशन को कहीं ना कहीं WHO के वॉश मिशन से जोड़ा जाता है। WHO का एक वॉश मिशन चलता है, उससे जुड़ा हुआ है। वॉश का मतलब वाटर
सैनिटेशन एंड हाइजीन। तो WHO ने बोला कि अगर हमें दुनिया में हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो इस वॉश कैंपेन को बढ़ाना पड़ेगा। उस वॉश कैंपेन का इफेक्ट स्वच्छ भारत मिशन पर दिखता है। इसका सिंपल सा लॉजिक था, सरकार ने बोला हम 2014 में चलाएंगे और वो भी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के टाइम, और हम 5 साल में 2019 तक इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री कर देंगे। ओपन डेफिकेशन फ्री का मतलब हमारे देश के कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी इंसान वो खुले में शौच नहीं करेगा। उससे फ़ायदा क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगा और हम लोगों को इसका बेनिफिट में मिलेगा। तो सरकार ने इसी गोल के साथ स्वच्छ अभियान की शुरुआत की और साथ में सरकार इंडेक्स भी निकालती है। और इस इंडेक्स में एक शहर है इंदौर, सुना है इंदौर? कहाँ पे? एमपी का जो इंदौर है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस शहर है, जो हर बार फर्स्ट रैंक लाता है क्लीनलीनेस में, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर है इंडिया का। तो इंदौर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है इस मामले में, ठीक है। तो इंदौर ने ये सारी चीज़ें करके कहीं ना कहीं बेनिफिट सब लोगों को दिलाया है और इन्होंने ग्रीन इंडिया की बात एक तरीके से की है। कैसे हम ग्रीन इंडिया और क्लीन इंडिया बना सकें उसके बेस पे चल रहा है। और ये स्कीम 2 अक्टूबर 2014 मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, पर्पज़ क्लियर सा है, इंडिया को क्लीन देश के रूप में बनाना और हमारे देश के अंदर भी वॉश कैंपेन को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करना। इस पर्पज़ के साथ इस स्कीम को चलाया गया। क्लियर हुआ? लिखना नहीं है, ये नहीं आएगा पीडीएफ में। ये कैसे आएगा पीडीएफ में? इसलिए तो मैं बोल रहा था लिख लो। जो मैं लिख रहा हूँ साइड में वो नहीं आएगा पीडीएफ में। पीडीएफ में तो यही आएगा ना बस, हैं? एक बार मैं सारा करा दूँ फिर उसके बाद लिखोगे लगातार, बताओ जल्दी। एक बार सारा कर ही लो तुम। वैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस कैंपेन को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था पानीपत से। पर्पज़ यही, इंडिया में जो गर्ल चाइल्ड की मृत्यु होती है उसको रोकना। तो मोदी जी ने पानीपत सुना होगा, हरियाणा का एक शहर जहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं। पानीपत से ही मोदी जी ने 26 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन लॉन्च किया। इसका मेन पर्पज़ यही है कैसे हम लोग इंडिया में जो फीमेल है उनको एम्पावरमेंट करें। और इसके लिए सरकार क्या करती है, एक स्कीम और है इससे जुड़ा हुआ, अकाउंट खुलता है सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें क्या होता है, कोई भी गर्ल चाइल्ड जो है उसके लिए पैसे सरकार डिपॉजिट करती है। जितने पैसे तुम डिपॉजिट करोगे उतनी सरकार करेगी। मान लो आपने 10,000 रुपये डिपॉजिट किए तो सरकार भी इसमें 10,000 रुपये रखेगी। और उस गर्ल्स के पास पैसे होंगे जब भी उसे ज़रूरत पड़ेगी। और सरकार ने इसमें लॉक पीरियड भी रखा है, मतलब जब तक वो 10th क्लास में नहीं आएगी तब तक आप लोग पैसे नहीं निकाल सकते। 10th क्लास के बाद आप 50% निकाल सकते हो और उसके बाद बचे हुए 50% बाद में निकाल सकते हो। तो कोई भी इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता है। इससे फ़ायदा क्या होगा, बहुत सारे घर वाले कहते हैं कि जी हम अपनी बेटी को इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे, पैसे नहीं है। तो सरकार बोल रही पैसे दे तो रहे। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में हो सके इसके लिए सरकार ने इस लाया। समझ आए वाला? इसी को हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, इसके अंडर ही आता है। समझ आएगा सुशील जी? संदीप सर आपको नहीं आया तो बता दो, दोबारा समझा दिया जाएगा। ये स्कीम वर्क करती है सर? ये स्कीम वर्क करती है? हाँ असल में वर्क करती है। ट्रक अकाउंट ओपन करते हैं सुनील का, बिल्कुल काम करेगी स्कीम? बिल्कुल करेगा। कोई एज क्राइटेरिया?
एज क्राइटेरिया यही है कि जब बच्चा 15 या 16 साल से बाद का हो जाएगा लड़की तो नहीं होगा, उससे पहले कराना होगा। वरना 15-16 की होगी तुम तो तुरंत निकाल लोगे, है ना, इसलिए तो सरकार ने वो टाइम पीरियड भी फिक्स कर रखा है। और साथ में कुछ लिमिट भी है। अब ये नहीं तुम 50,000 डालोगे तो सरकार भी 50,000 डालेगी, सरकार पागल थोड़ी ना। एक कीप कर रखा है सरकार ने, देखो भैया 25,000 से ज़्यादा हम नहीं डालेंगे, तो सरकार ने वो लॉक पीरियड भी कर रखा है कि भैया इतने से ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो इंडिया में पानीपत में कम थी, इसलिए पानीपत से स्टार्ट किया। मोदी जी ने पानीपत से स्टार्ट किया, हरियाणा से। सुशील जी लिख रहे हो क्या? लिख लो आराम से। एक लास्ट और बचा है सुशील जी के लिए, ये भी बता दूं फिर लिखोगे? ये भी पढ़ ही लो, डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है। इसका मेन पर्पज़ वही है कि अगर हमें इंडिया के फ्यूचर को बनाना है तो उसके लिए डिजिटल होना पड़ेगा। डिजिटल के बिना कहीं ना कहीं इंडिया, न्यू इंडिया की जो बात करता है, उस गोल को हम लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे हमें एजुकेशन लेना हो, चाहे हेल्थ फैसिलिटी लेना हो, हर मामले में आपको एजुकेशन के लिए डिजिटल दुनिया का यूज़ करना पड़ता है। और साथ में डिजिटल इंडिया का फ़ायदा एक सबसे बड़ा क्या है, इसके थ्रू कहीं ना कहीं हम लोग इंडिया में जो करप्शन होता है उसको भी रोक सकते हैं। तो इंडिया को करप्शन फ्री भी कर सकते हैं। और डिजिटल इंडिया के लिए कुछ चीज़ें जो मेन पिलर हैं वो हमें बस करने पड़ेंगे। पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। मान लो किसी के पास मोबाइल ही नहीं है, वाईफाई नहीं पहुंचा, फिर कैसे चलेगा डिजिटल इंडिया। और दूसरा जो प्रॉब्लम है, क्या हो गया, ये कैसे कॉल कर रहे हैं आप? तो देखो, डिजिटल इंडिया के लिए 2-3 चीज़ जरूरी है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है सुशील जी। पहली बात तो इंफ्रास्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है, वाईफाई हो, इंटरनेट हो, आपके पास मोबाइल हो, गजट नहीं होगा तो भी दिक्कत होगी। दूसरी बात, लोगों को एजुकेशन हो डिजिटल के बारे में। अब ये नहीं वाईफाई तो है लेकिन यूज़ करना ही नहीं आता, बस यूट्यूब पे वीडियो देखनी आती, इसके अलावा कुछ और आता ही नहीं, तो दिक्कत है ना। और तीसरा, साइबर थ्रेट, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रॉड होता है। आप लोगों के साथ कई बार ऐसा फ्रॉड हो जाता है कि HR की जॉब आप लोगों को दे दी टाटा के नाम से और आपको बोला 40,000, लेकिन एक्चुअल में ऐसी कोई जॉब है ही नहीं। तो ये सारे फ्रॉड हम लोगों को कैसे रोकने हैं वो भी ज़रूरी है। तो डिजिटल इंडिया प्रमोट हो ये ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रख के सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन को स्टार्ट किया है जुलाई 2015। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी टेक्नोलॉजी के लिए मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन। गोल सिंपल सा ही है, पूरे इंडिया को डिजिटल प्रमोट करना और साथ में हमारे देश के लोगों को, ऑल सिटीजन को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। ऑन डिमांड सर्विसेज मतलब ई-गवर्नेंस के थ्रू, जैसे अभी आप लोग फॉर्म भरते हो तो उसमें कहीं ना कहीं अगर डिजिटल दुनिया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं पहले तो बहुत मुश्किल होता था, पोस्ट से भरना होता था, फिर 15 दिन बाद वापस आता था कि आपने साइन गलत किया है। लेकिन अब तो सारी चीज़ें आप करेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही आप एजुकेशन ले सकते हो डिजिटल दुनिया के माध्यम से, साथ में आप हेल्थ की फैसिलिटी भी ले सकते हो डिजिटल दुनिया के माध्यम से। ये सारी चीज़ें डिजिटल इंडिया के फ़ायदे हैं। समझ आया आपको? अब आप लिख लो।